की लॉन्ग रेशियो सबसे पहला, डेट इक्विटी के बाद टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फिर इसके बाद हमने फिफ्थ पढ़ी थी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसमें डिबेंचर चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट पढ़ के आए थे, इनकम्स माइनस एक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी याद आता चला जाएगा और ये वाला चैप्टर भी कवर होता चला जाएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, यानी कि बैलेंस शीट में जो हम पहला चैप्टर कर चुके हैं शेयर होल्डर फंड, पहला मेजर हेड उसी को बोलते हैं। इसके अंदर पता है क्या क्या आएगा, अगर इक्विटी है, इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड और ये बैलेंस शीट का पहला मेजर हेड है, तो इसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यही चीजें आ जाएंगी। डेट में क्या आएगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म, करंट नहीं आएंगे इसमें। ठीक है जी, अब इसकी सारी डिटेलिंग सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट एरो, एरो नंबर 1, डेट मींस ओनली लॉन्ग टर्म। ओके है जी, बता दिया अभी मैंने, डेट मींस ओनली लॉन्ग टर्म एंड नोट द करंट लाइबिलिटी। अच्छा मुझे बताओ फिर, अच्छा दूसरे नंबर पे आ ही गया, मेरे को यही सुनना था, क्या टोटल डेट और डेट सेम मतलब होता होगा? नहीं, टोटल डेट में नॉन करंट प्लस करंट होते होंगे, ये तो हम 2 दिन पहले भी कर चुके हैं। तो इन्होंने टोटल डेट का मीनिंग लिखा है करंट प्लस नॉन करंट, तो यानी कि मैं डेट प्लस करंट को बोल दूं तो वो टोटल डेट बन जाएगा। सर कैसे, अगर मैं डेट डेट और टोटल डेट में से क्या ज्यादा आएगा? टोटल डेट। क्या कम आएगा? ठीक है। तीसरा इक्विटी, इक्विटी किसको बोलते हैं? अभी अभी मैंने आपको बोला इक्विटी हम बोलते होते हैं शेयर होल्डर फंड को, बैलेंस शीट के फर्स्ट मेजर हेड को। उसके अलग से 5 और नाम है। फॉर्मूला तो यही आएगा कि कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो, लेकिन जो सॉल्यूशन दिया होगा या क्वेश्चन गिवन होगा, सॉल्यूशन ही सॉरी क्वेश्चन गिवन होगा, तो उसमें ना कभी कभी इक्विटी निकाल के ही दे देंगे। उस इक्विटी के टोटल 5 नाम है। इक्विटी का पहला नाम इक्विटी हो गया। फिर प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, तो ओनर्स का जो पैसा होता है, शेयर होल्डर का जो पैसा होता है उसको बोलते हैं इक्विटी। तो इक्विटी का पहला नाम इक्विटी। शेयर होल्डर फंड वो तो आपको कहीं पे मिल ही जाएगा नीचे, प्रोप्राइटर फंड,
नेटवर्थ भी इसी को बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी भी इसको बोलते हैं। 5 नाम जल्दी से याद करते हैं इक्विटी के 5 नाम। इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड। बोलना मेरे साथ साथ, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी। इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ और इंटरनल लाइबिलिटी। नेटवर्थ और फिर एक टर्म आती है कैपिटल इंप्लॉयड। ये देखो ये है कैपिटल इंप्लॉयड पूरे सिलेबस में। अब ध्यान देना, कैपिटल इंप्लॉयड हमने पहली बार सीखा था गुडविल के चैप्टर में, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड निकालते थे। याद करें सुपर प्रॉफिट मेथड भी। सुपर प्रॉफिट मेथड्स में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो वहां पे गुडविल के चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, कहीं पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते थे हम इक्विटी को। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते थे इक्विटी को। ऑल करंट अकाउंट, ऑल कैपिटल अकाउंट, ऑल जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट माइनस लॉसेस, यानी कि इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट का पहला मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को ही बोलते हैं इक्विटी। पूरे सिलेबस में इक्विटी को बोलते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं पहले वो याद करा रहा हूं जो हमने पिछले 8-10 महीनों से सीख रखा है। इक्विटी के अंदर बैलेंस शीट चैप्टर में क्या क्या आता है? इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बोलना एक बार, शेयर कैपिटल एंड इक्विटी का नाम हम बैलेंस शीट में सीखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को ही क्या बुलाते हैं? इक्विटी। तो इसमें क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। पूरे सिलेबस में इन्हीं दो चीजों को, यानी कि इक्विटी को, शेयर होल्डर फंड को ही कैपिटल इंप्लॉयड बोलते थे। रेशियो चैप्टर में देखो कैपिटल इंप्लॉयड किसको बोल रहे हैं, देखना इधर। क्या आपको चेंज समझ में आया? क्या कोई है मेरे बिना बताए किसी को कैपिटल एम्प्लॉयड समझ में आया हो? हाँ हर्ष, आया समझ? इक्विटी प्लस डेट पूरे सिलेबस में क्या होता था? पूरे सिलेबस में सिर्फ इक्विटी को बोलते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। इस चैप्टर में इक्विटी प्लस डेट। डेट क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी बैलेंस शीट के पहले दो सब हेड शेयर होल्डर फंड। देखो मैं आपको यहां से क्लियर करता हूं, इससे आपको बड़ी अच्छी सिचुएशन समझ में आएगी। बैलेंस शीट
एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, पिछले 8 महीनों से कर रहे हैं हम, वो तुम्हें याद ना हो वो मेरी गलती नहीं है भैया। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के 4-5 नाम होते थे, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी, ठीक है, तो ये सब लिख देना। और डेट तो सेम है यार, डेट में क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, तीसरी रेशियो पे आ जाओ, प्रोप्राइटरी रेशियो, वाइवा की सबसे फेवरेट रेशियो, आपके वाइवा की सबसे फेवरेट रेशियो या एग्जाम की भी प्रोप्राइटरी रेशियो, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो से क्ल्यू नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला इंडिपेंडेंट लर्न करना पड़ेगा। डेट इक्विटी में फॉर्मूला अगर याद करना पड़े फिर तो शर्म की बात है। डेट अपॉन इक्विटी सेकंड रेशियो क्या थी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, उसमें भी फॉर्मूला बीच में है, टोटल एसेट अपॉन डेट, इसमें फॉर्मूला नहीं है, अलग कर लेंगे, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी पहले में कर रहे हैं, टोटल एसेट दूसरे में कर रहे हैं। इक्विटी का कोई एक अदा नाम और बता दो, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर फंड, इंटरनल लाइबिलिटी, या फिर बैलेंस शीट का पहला मेजर हेड। टोटल एसेट्स अभी अभी कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, खत्म हो गया जी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये आज हो नहीं पाएगी क्योंकि इसमें रिवर्स फॉर्मूला चाहिए होता है मुझे, ये कल कराऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाई, ये वाली बोर्ड एक्सपेक्टेड, बोर्ड एंड प्री बोर्ड एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट रेशियो है इसलिए ये पेपर में आती है। पिछले साल के सैंपल पेपर में भी यही थी, इस साल का सैंपल पेपर तो अभी तक मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, तो पिछले साल के सैंपल पेपर में भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थी। लास्ट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर आ गया डेट, नीचे आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ गया, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखना फॉर्मूला अपने आप देखो जी, अगर मैंने इसके ऊपर और 2-3 मिनट लगाए फिर हमारी स्पीड स्लो है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर डेट नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी इक्विटी, नीचे क्या आना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इस चैप्टर में दो को मिला के बनी होती है, पूरे सिलेबस में कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ इक्विटी को बोलते हैं पूरे सिलेबस में, इसमें इक्विटी प्लस डेट को, मतलब कि इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को। देखा जाए तो पूरी बैलेंस शीट में से सिर्फ करंट लायबिलिटी तो नहीं ली कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक बोल रहा हूं मैं, तीन ही तो होते हैं, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, पहले दो को ले लो तीसरे को मत लो। तो ये हो गया जी। इंटरप्रिटेशन मैंने इधर लिखी है लोअर द बेटर, व्हाई दिस रेशियो इज लोअर द बेटर, क्योंकि डेट ऊपर है तो जितना डेट कम होगा हमारी कंपनी उतना अच्छी होती है, कि कर्जा नहीं ले रखा, अपना ही पैसा प्रॉफिट कमा कमा के कंपनी में लगाया हुआ है। खत्म होगी जी, क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम सीधा। अब एक बार के लिए रेशियोज याद करते हैं, पहली क्या थी, डेट इक्विटी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सोल्वेंसी रेशियोज क्या रिप्रेजेंट करती है कंपनी की, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तभी तो भी हमने सारी जगह नॉन करंट लायबिलिटी ली है, तो नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 का ए, डेट इक्विटी रेशियोज। डेट इक्विटी रेशियो लिखो जी, आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ए, डेट इक्विटी रेशियो हो सकता है प्री बोर्ड में, जितना हमारा कल तक या परसों तक हो जाएगा इसी में से ही आ जाएगा, प्री बोर्ड में भी पहली दो में से तो फिक्स है, आना ही आना है, कुछ मर्जी हो जाए, सोल्वेंसी रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज में से। तो डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले मैं डेट लिख देता हूँ, कौन कौन से हैं डेट, इस क्वेश्चन में पूरी फेयर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं डेट में। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो गया पहला इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट, करंट लायबिलिटी। क्या करंट लायबिलिटी डेट का पार्ट होंगी, क्योंकि डेट में कौन सी लायबिलिटी लेनी होती है, तो करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर दो, नॉन करंट एसेट को लेना है नहीं लेना, और करंट एसेट्स, बस निकल आया फिर तो। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, डेट 170 अपॉन इक्विटी। दो तरह के डेट दिए हुए हैं, दो तरह की इक्विटी दी हुई है, तो डेट में लिख देंगे 1,20,000, या तो ऊपर ऐसे लिख देते हैं 1,20,000, ठीक है, प्लस और क्या डेट दिए हुए हैं 50,000, अपॉन इक्विटी में क्या क्या दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख, 1,10,000,
पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 1:2। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सर पहले रेशियो 1:2 थी, ठीक है, मैं आपको दो और बेसिक तरीके बता देता हूं। 1:2 थी, हमें पीछे 1 चाहिए होता है ना इधर, तो आप इसको आधा कर लो 0.5:1। तो ओरिजिनल रेशियो मेरे पास 1:2 को, क्या मैंने ये भी ओरिजिनली लिखा हुआ है ना, 1:2 का मैंने आधा आधा कर दिया 0.5:1। जो अभी मैंने डेट इक्विटी रेशियो निकाली है वो 1 के बदले में निकाली है ना, तो मतलब पहले 0.5 थी अब 0.3 है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 लाख और 2 लाख की जगह 0.5:1 है ना, तो 50,000 और 1 लाख भी ले सकते हो। वो जैसे मर्जी समझ लो यार, 4-5 कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं मैथ के। ये पता चल गया ना। ऊपर देखो, हमें हर रेशियो में ना पीछे 1 होना चाहिए, मतलब पीछे वाले को हम 1 रुपए के हिसाब से कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन में 1:2 था तो पीछे 2 रुपए दिए हुए हैं तो जजमेंट नहीं निकलती, तो उसको तोड़ दो, 2 का आधा कर लो 1, फिर 1 का आधा कर लो 0.5। तो 0.5:1 थी ओरिजिनल, अब रहेगी 0.3, तो पहले का आंसर आएगा डिक्रीज। हमें तो क्वेश्चन में आंसर रेशियो निकाल के ही नहीं आनी ना, आपको ये चीज भी तो समझनी पड़ेगी ना। हमें रेशियो नहीं निकालनी, हमें तो ये बताना है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। तो थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिकल तुक्का लग गया तो अब भरा ना डिक्रीज, मतलब कम चांसेस हैं कि वो कहें कि रेशियो निकालो। अगर रेशियो निकालने के लिए कहेंगे फिर वो 2 नंबर में एक ही क्वेश्चन आएगा, पूरी स्टेटमेंट दे देंगे, कहेंगे रेशियो भी निकालो, रिवाइज्ड रेशियो। सेकंड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 50,000 ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। समझ लो भाई साहब, समझ नहीं आएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 50,000 की एसेट खरीदी है ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं समझ आया फिर तो भूल ही जाऊं ना रेशियो। तो रेशियो मेरे पास क्या चल रही है, मैं वही वाली अब लिख रहा हूं 50,000 अपॉन 1 लाख, मतलब 0.5:1 के हिसाब से मैंने तोड़ दिया। अब बताओ क्या इससे मेरे डेट में फर्क पड़ा है? कैसे पता चला डेट में फर्क पड़ा है? क्योंकि हमने डेफर्ड पेमेंट पे यानी कि उधार पे खरीदी है, तो आप लिख सकते हो अपनी बुक में ऑन क्रेडिट। और क्या है डेफर्ड बेसिस? डेफर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो मेरे डेट बढ़ गए, देखना कितने के डेट बढ़े हैं, 50,000 के। क्या इससे मेरी इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में कोई फायदा हुआ है? इसके दो इंपैक्ट कहां पे पड़े बता सकते हो? दो इंपैक्ट, एक मेरे डेट बढ़ गए, एक मेरी पीपी बढ़ गई, फिक्स्ड एसेट। तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिया कहीं पे नहीं, डेट लिया, डेट में मैंने ऐड कर दिया। दूसरा मेरा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फिक्स्ड एसेट पे फर्क पड़ा, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग में, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये मेरी रेशियो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। साफ ही पता लग रहा है इंक्रीज हो रही है 1:1। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंक्रीज, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी रूल ऑफ थंब के हिसाब से तो ठीक ही चल रही है। आई थिंक अब आपको ऐसे क्वेश्चन पता चलने लग गए ना कैसे होंगे। बस तीसरा लास्ट देख रहे हैं, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। पब्लिक को हमने शेयर्स बेचे हैं, पब्लिक को हमने शेयर्स बेचे हैं, क्या मेरे डेट में कोई फर्क पड़ेगा? मेरे डेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या दो इंपैक्ट पड़े हैं शेयर इश्यू करने से, बता सकते हो? कैश आया, शेयर कैपिटल इश्यू हो गई। तो शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी देखना ऊपर आ रही है कि नीचे, डेट अपॉन इक्विटी। तो ये लो इक्विटी आ गई कितने की? 75,000 की। डेट में कुछ चेंज नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डिक्रीज। तो 50 अपॉन 1 75, कोई वैसे ही वैल्यू बता दे। 50 अपॉन 175, 0.28, 0.28। तो इसका आंसर लिखो डिक्रीज। पेपर में जब तक रेशियो ना पूछे, अब आप एक बार ना इसमें पहली लाइन दोबारा से पढ़ना अपनी बुक में से। क्या इन्होंने रिवाइज्ड डेट रेशियो निकालने के लिए बोला है हमें? क्या पूछा इन्होंने? हम तो दो कॉम्बिनेशन पूरे कर रहे हैं, अगर रिवाइज रेशियो आ जाएगा तो मेरा आंसर ये है। अल्टीमेटली हमें नंबर इसके तो मिलने नहीं है 0.28 के, हमें किसके नंबर मिलेंगे? जो अब लिखेंगे डिक्रीज, पेपर में हमें इस चीज के नंबर मिलेंगे। अगली रेशियो पे आओ, बस इसके बाकी पार्ट अपने आप। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट। 30 पे आ रहे हैं। टोटल एसेट्स मैं ढूंढ रहा हूं जी, टोटल एसेट्स देखना मैंने ठीक सर्कल किया है। टोटल एसेट्स मैंने तो नीचे पढ़ लिया, मैंने भी अभी भी पढ़ा, पहले नहीं पढ़ रखा था, आप लोग देख लो। टोटल एसेट्स यही है। अब मुझे चाहिए नीचे, अब क्या चाहिए? डेट। क्वेश्चन में देखना डेट गिवन है डायरेक्टली,
क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है, अगर टोटल डेट में से ये तीनों करंट लाइबिलिटी हैं माइनस कर दो तो डेट आ जाएगा। लिखो जी फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 30 का ए, ऊपर आएगा टोटल एसेट्स, नीचे आएगा डेट। टोटल एसेट्स का टोटल मेरे पास बन रहा है 25 16 2 18 25,60,000 और नीचे चाहिए डेट। डेट सिर्फ करंट लाइबिलिटी होता है नॉन करंट या दोनों? डेट सिर्फ होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं टोटल डेट में से तीनों करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, जो क्वेश्चन में दी हुई है ना आपको, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्या दिया हुआ है तीसरा देखना, ये तीनों करंट लाइबिलिटी हैं। तो मैं टोटल डेट में से करंट हटा दूं, टोटल है 18,50,000 माइनस 140 25 और कितने 85, ये तीनों हटा दूं कितना आता है 16 लाख 16 लाख। कोई कंफर्म करे कैलकुलेशन, यही है। तो ऊपर भर देंगे 25,60,000 अपॉन 16 लाख। अब इस रेशियो का आप लोग मुझे बताओगे हायर बेटर या लोअर बेटर? क्यों? क्योंकि ऊपर टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में तो कैश प्रॉपर्टी सब कुछ आता है, तो वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितनी ज्यादा होंगी अच्छा होगा। तो 25,60,000, इसमें अब हमें इंप्रूव डिक्रीज नहीं बताना, इसमें आंसर निकाल के आने हैं। 25,60,000 अपॉन 16 लाख, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 1.5 कुछ बैठेगी 6, 1.6 रेशियो 1। चलो जी बाकी करते हैं बाद में। बस तीसरा भी फॉर्मूला हो ही जाएगा, डेट टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टू डेट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड।